सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रूबली। तो यार, आज की जो ये वीडियो है वो मशीन डिज़ाइन का जो टॉपिक है शाफ्ट्स, उसके ऊपर है। इस वीडियो में हम शाफ्ट्स के लगभग सारे टॉपिक कवर कर देंगे जो बीटीई के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो हो सकती है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो एंड तक बने रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन कि एक्चुअल में शाफ्ट होती क्या है। तो शाफ्ट कुछ नहीं, शाफ्ट एक रोटेटिंग मेंबर है। यूजुअली ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती है। इसको हम पावर या फिर मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ए शाफ्ट इज़ ए रोटेटिंग मेंबर यूजुअली ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यूज टू ट्रांसमिट पावर और मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये तो हो गया कि ये करती क्या है, काम क्या करती है। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि शाफ्ट पावर ट्रांसमिट कैसे करती है। तो देखो, जो पावर है वो शाफ्ट तक डिलीवर होती है कुछ टेंजेंशियल फोर्स की वजह से। कुछ टेंजेंशियल फोर्स होती है, उसकी वजह से शाफ्ट शाफ्ट तक पावर डिलीवर होती है। और इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से शाफ्ट के अंदर कुछ रिजल्टेंट टॉर्क या फिर ट्विस्टिंग मोमेंट सेटअप होती है। और जो ये रिजल्टेंट टॉर्क को ट्विस्टिंग मोमेंट होती है, ये शाफ्ट को परमिट करते हैं कि ये पावर को आगे के जो जितने भी मशीन्स उसके साथ लिंकअप होती है उस तक ट्रांसफ़र करने के लिए। तो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम अलग अलग मेंबर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि पुलीज, गियर्स, फ्लाई व्हील्स, क्रैंक्स, स्प्रोकेट्स। ये सब हम कीज और स्प्लाइंस के ज़रिए शाफ्ट पर माउंट करते हैं। और फिर दो शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिट हो पाती है इनके हेल्प से। ठीक है। तो शाफ्ट जैसे कि मैंने अभी बताया यूजुअली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती है। शाफ्ट जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो सिलेंड्रिकल होती है, लेकिन वो स्क्वायर भी हो सकती है या फिर किसी और ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन की भी हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिलेंड्रिकल जो शाफ्ट होती है वो किसी भी क्रॉस सेक्शन की हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर सिलेंड्रिकल यूज़ होती है। और नॉर्मली सॉलिड शाफ्ट यूज़ होती है, लेकिन कभी कभी हम होलो शाफ्ट भी यूज़ करते हैं। होलो शाफ्ट ज़्यादातर मरीन वर्क और ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में यूज़ की जाती है। ठीक है। जो इसको यूज़ करने का एक एडवांटेज ये है कि जो होलो शाफ्ट होती है वो पर केजी ऑफ मटेरियल के लिए स्ट्रोंगर होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड शाफ्ट। ठीक है। तो अब आती है टाइप्स ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट्स कितनी तरह की होती हैं। तो शाफ्ट्स को बेसिकली तीन तरह से क्लासीफाई किया गया है। पहला है प्राइम मूवर शाफ्ट, दूसरा मशीन शाफ्ट और तीसरा पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट। प्राइम मूवर शाफ्ट्स के अंदर टरबाइन शाफ्ट, मोटर शाफ्ट, इंजन शाफ्ट ये सब आती है। और पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट के अंदर लाइन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट और जैक शाफ्ट आती है। ठीक है। अब जो अगला टॉपिक आता है वो होता है मटेरियल यूज फॉर शाफ्ट। शाफ्ट के लिए मैं कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं। तो देखो, जहाँ हमें हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम अलॉय स्टील जैसे कि निकल क्रोमियम या फिर क्रोमियम वेनेडियम स्टील को यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ना शाफ्ट के अंदर कुछ जो शाफ्ट का मटेरियल है उसके अंदर कुछ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो ज़रूरी होती है। जैसे कि सबसे पहली है हाई स्ट्रेंथ। जो मटेरियल है हमारा जो हमें शाफ्ट के लिए यूज़ करना है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होनी चाहिए। दूसरा, गुड मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी गुड होनी चाहिए। मशीनेबिलिटी का मतलब है कि वो ईज़िली हम उसको कट कर सकें, ईज़िली हम उस पर कोई भी वर्क कर सकें। ठीक है। जो तीसरा है वो है इट शुड हैव लो नोच सेंसिटिविटी फैक्टर। एंड द फोर्थ वन इज़ वीयर रेजिस्टेंस। वीयर रेजिस्टेंस जितना हो सके उतना ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। जितना हो सके उतना ज़्यादा वीयर रेजिस्टेंस होना चाहिए उस मटेरियल में। ठीक है। तो अब आती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शाफ्ट। अब देखो, शाफ्ट हॉट रोलिंग से ही बनती है और कोल्ड रोलिंग से ही बनती है। तो दे आर मेड बाय हॉट रोलिंग एंड फिनिश टू द शाफ्ट बाय कोल्ड रोइंग और टर्निंग और ग्राइंडिंग। ठीक है। जो कोल्ड रोल शाफ्ट होती है वो स्ट्रोंगर होती है एज़ कम्पेयर टू हॉट रोल शाफ्ट। तो देखो, शाफ्ट जो लार्जर साइज़ की हमें बनानी होती है, अगर हम डायमीटर के व्यू से बात करें, हमें अगर लार्ज साइज़ की हमें शाफ्ट बनानी है तो हम पहले तो उसको फोर्ज करते हैं, फिर उसको लेथ के थ्रू हम जो जिस भी साइज़ की हमें चाहिए होती है उसमें टर्न कर देते हैं। ठीक है। जो स्टैंडर्ड लेंथ है शाफ्ट की जो हमें मार्केट में इजीली मिल जाती है वो 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर यहाँ तक की मिलती है। इससे ज़्यादा की शाफ्ट हमें नहीं मिलती, क्योंकि इससे ज़्यादा की मैन्युफैक्चर नहीं करते हम।
वो क्यों नहीं करते? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा दिक्कत होती है, इतनी इतनी बड़ी शाफ्ट हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत होती है उसमें। तो 5 मीटर, 6 मीटर, 7 7 मीटर, मैक्सिमम 7 तक हम इतने ही मैन्युफैक्चर करते हैं, इतनी लेंथ तक। ठीक है। अब आती है डिज़ाइनिंग ऑफ शाफ्ट। तो जो शाफ्ट है उसको हम दो बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ, और दूसरा रिजिडिटी एंड स्टिफनेस। इन दोनों के बेसिस पर हम किसी भी शाफ्ट को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले आती है डिज़ाइनिंग ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम जब भी किसी शाफ्ट को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें कुछ केसेस कंसिडर करने पड़ते हैं। जैसे कि शाफ्ट है, उस पर सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क लग रही है ये, या फिर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। तीसरा है शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट, जब शाफ्ट पे ट्विस्टिंग और बेंडिंग मोमेंट दोनों एक साथ लगते हैं। और चौथा है शाफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड इन एडिशन टू कंबाइंड टॉर्सनल एंड बेंडिंग लोड्स। ठीक है। तो बेसिकली 4 केसेस है। जब भी हम स्ट्रेंथ के बेसिस पर किसी शाफ्ट को डिज़ाइन करते हैं तो ये 4 केसेस हमें कंसिडर करने होते हैं। तो सबसे पहला आता है शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, जब शाफ्ट पर सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट लगता है। तो जब भी एक शाफ्ट को प्योर टॉर्सनल लोड पे सब्जेक्ट किया जाता है तो हमें उसका डायमीटर निकालना होता है। तो जो शाफ्ट का डायमीटर हम निकालते हैं वो हम टॉर्सनल इक्वेशन को यूज़ करके फिर निकालते हैं। अब टॉर्सनल इक्वेशन क्या थी? T/J इज इक्वल टू Fs/R। Fs यहाँ पे है शियर स्ट्रेस, इज इक्वल टू G θ/L। ठीक है। तो इस फॉर्मूले को जब हम ड्राइव करते हैं तो हमारे पास जो मेन जो एंड फॉर डायमीटर निकालने का जो फॉर्मूला आता है वो आता है D इज इक्वल टू होल अंडर क्यूब 16T/π/Fs। यहाँ से हमारा डायमीटर निकल जाएगा। ये हमारा डायमीटर का फॉर्मूला पूरा ड्राइव करके आ गया है। इसमें मैं डेरिवेशन करके नहीं दिखा रहा। अगर आपको कोई दिक्कत हो डेरिवेशन में समझने में तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं इसकी डेरिवेशन करके भी आपको समझा दूंगा। ठीक है। तो ये तो थी सॉलिड शाफ्ट की। और ये सॉलिड और होलो शाफ्ट दोनों के लिए थोड़ा अलग अलग हो जाता है फॉर्मूला। वैसे तो फॉर्मूला सेम है, लेकिन होलो शाफ्ट में 2 डायमीटर होते हैं ना, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर। तो इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ डायमीटर लग जाते हैं इसमें, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है। अब आप यहाँ पे एक नीचे फॉर्मूला देख रहे होंगे डिज़ाइन स्ट्रेस करके, जो कि है 0.75 मल्टीप्लाई बाय डिज़ाइन स्ट्रेस फॉर शाफ्ट विदाउट कीवे। तो ये फार्मूला किस लिए है? ये फार्मूला है कि जो भी हमने ऊपर फार्मूला बताया आपको, ऊपर समझाया है, ये डिज़ाइन स्ट्रेस उनके लिए है जिसमें हम कीवे को काउंट नहीं करते, मतलब बिना कीवे के है। कीवे क्या होती है? मैंने जैसे बताया था ना कि शाफ्ट में हम पुलीज वगैरह लगाते हैं, वो कीवे के थ्रू लगाते हैं, की और स्प्लाइंस के थ्रू लगाते हैं। तो इसके लिए ना हमें उसके लिए की के लिए स्पेस कट करना पड़ता है। तो इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो सबसे बड़ा ये होता है कि वहाँ पे जहाँ पे हम कीवे कट करते हैं वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाती है, जो हमें नहीं होने देना, जिसके लिए हमें अलाउंस प्रोवाइड कराना होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये उसी के लिए है। डिज़ाइन स्ट्रेस इज इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाई बाय डिज़ाइन स्ट्रेस फॉर द शाफ्ट विदाउट कीवे। ठीक है। अब अगला जो आता है वो आता है शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। अब जब भी एक शाफ्ट को हम बेंडिंग मोमेंट में सब्जेक्ट करते हैं, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट में, तो उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है वो बेंडिंग इक्वेशन के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है? M/I इज इक्वल टू Fb/y। यहाँ पे Fb क्या है? बेंडिंग मोमेंट। ठीक है। इज इक्वल टू E/R। M/I इज इक्वल टू Fb/y इज इक्वल टू E/R। ये बेंडिंग इक्वेशन होती है। तो जब हम इसको फुल्ली ड्राइव करेंगे, पूरा ड्राइव करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो Fb इज इक्वल टू 32m/πd³। या तो ये आएगा, ये है बेंडिंग मोमेंट के लिए फॉर्मूला, या फिर अगर हमें ये है बेंडिंग स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला, या फिर अगर हमें बेंडिंग मोमेंट के निकालना है तो उसका फॉर्मूला है M इज इक्वल टू π/32 मल्टीप्लाई बाय Fb इंटू d³। ठीक है। ये दोनों ऐसी ये सॉलिड शाफ्ट के लिए था। सॉलिड और रोल शाफ्ट के लिए इसमें सिर्फ डायमीटर का डिफरेंस होता है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। अब तीसरा जो है वो शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइन ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है। तो देखो, जब भी एक शाफ्ट को कंबाइन ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट के लिए उस पर सब्जेक्ट किया जाता है या फिर उसके बेसिस पर डिज़ाइन किया जाता है, तो हम एक साथ 2 मोमेंट के बेसिस पर शाफ्ट को डिज़ाइन करते हैं।
और बहुत सारी ऐसी थ्योरीज़ हैं जो हमें ये सजेस्ट करती हैं कि जब भी एक मटेरियल पे एक साथ दो कंबाइंड स्ट्रेस लगते हैं या फिर काफ़ी सारी कंबाइंड स्ट्रेस लगती हैं, तो उस जो वो जो हमारा प्रोडक्ट है, या फिर प्रोडक्ट नहीं कह सकते, वो जो हमारी शाफ्ट है या जो भी मटेरियल है उसमें इलास्टिक फेलियर हो जाता है। अब ऐसी दो थ्योरीज हमें पढ़नी है सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट है। दो थ्योरीज है। पहली है गेस्ट थ्योरी, जिसको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी भी कहते हैं। ये डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि माइल्ड स्टील। ठीक है। और दूसरी है रैंकाइंस थ्योरी, जिसको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी भी कहते हैं। ये ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि कास्ट आयरन, इनके लिए ये यूज़ की जाती है। दो थ्योरी है, गेस्ट थ्योरी और रैंकाइन थ्योरी। गेस्ट थ्योरी डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ की जाती है, रैंकाइंस थ्योरी ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ की जाती है। तो इस केस में हमें ये दोनों ही निकालने पड़ते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है ये भी, और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस भी, ये दोनों चीज़ हमें निकालनी पड़ती है। तो जो ये इसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का जो फॉर्मूला है, वो एफ मैक्स इज इक्वल टू 16/πd³ मल्टीप्लाई बाय √m² प्लस t²। अब ये जो एक्सप्रेशन m² √m² प्लस t² है, इसको हम इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट बोलते हैं। अब ये इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो ट्विस्टिंग मोमेंट है जो जिसको अगर हम अकेला लगाएंगे, अकेला एक्ट करेंगे, वो सेम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा जो कि एक्चुअल ट्विस्टिंग मोमेंट करता। और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनता है वो ये है 1/2 मल्टीप्लाई बाय m प्लस होल √m² प्लस t²। अब ये जो एक्सप्रेशन है 1/2 इंटू एम प्लस √m² प्लस t², इसको इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, जिसको एम से डिनोट किया जाता है, और इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट को टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो जो ये इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट है, इसको भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो मोमेंट है जो जिसको अगर हम अलोन एक्ट करें, मतलब अकेला एक्ट करें, वो सेम टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है जो कि एक एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमने इन दोनों फार्मूलों को लगा के जो वैल्यूज़ निकाली है उसमें से कौन सी वैल्यू हम लेंगे। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको हम अपनी आंसर मान लेंगे, उसको हम उस वैल्यू को हम ले लेंगे। ठीक है। तो अब जो लास्ट आती है वो है डिज़ाइन ऑफ ए शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी। तो इसमें भी हम टॉर्जन फार्मूले को यूज़ करेंगे। T/J इज इक्वल टू G∙L इज इक्वल टू Fs/R। ठीक है। इसको यूज़ करके हम इसमें टॉर्जन डायमीटर है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो बस यार आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सारी जितनी भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो।